अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू करने लगा हूँ अपनी 27 सीरीज का पार्ट नंबर 5। आप लोगों में से बहुत से कमेंट्स इस तरह के आए कि भैया आप भूल तो नहीं कि आप लोगों ने आपने एक सीरीज स्टार्ट की थी पेपर प्रेजेंटेशन दिखाने वाली। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं भूला, बस आप लोगों के लिए कंटेंट जमा कर रहा था और देख रहा था कि कौन सी अच्छी बेहतर प्रेजेंटेशन है जो कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए, जिसको आप लोग देखकर इंस्पिरेशन हासिल कर सकें, उसको कॉपी कर सकें और कॉपी पेस्ट कर सकें और साथ आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें। सो लेकर आ गए हूँ आप लोगों के लिए एपिसोड नंबर 5 27 सीरीज का उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं जिनको ज़्यादा डेकोरेटिव अच्छा नहीं लगता, उनको सिंपल पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल सी पेपर प्रेजेंटेशन है वो लेकर आया हूँ। यहाँ पर अब हमारे पास यहाँ पर देखें उर्दू का हिस्सा अव्वल यहाँ पर लिखा गया है, जवाब नंबर 2 लिखा गया है इशार की तशरीह। ठीक है, बिल्कुल बहुत सिंपल सा करके लिखे। आप भी बहुत सिंपल सा करके लिख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो कि मैं आप लोगों को जिस यहाँ पर बता दूँ कि पहले ही आप लोगों ने यहाँ पर ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ब्लू और ब्लैक दोनों मार्कर का इस्तेमाल किया गया। अब आप पूछेंगे कि भैया क्या दोनों जरूरी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप लोग दोनों मार्कर इस्तेमाल करें। आप कोई सा एक मार्कर इस्तेमाल करें। अगर आप मेरी सजेशन लेंगे तो पर्सनली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग सिर्फ ब्लू मार्कर का यूज कीजिए, ब्लू 605 और 604 मार्कर। ठीक है, आप लोग ब्लैक का बिल्कुल यूज ना कीजिए क्योंकि उसका जो कंट्रास्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और बहुत ज्यादा ना आंखों को चुभने वाला होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है। इसके बाद अब यहाँ पर हिस्सा नज़म बताया गया। हिस्सा नज़म में शेर है, हवाला शेर है। ठीक है, हवाला शेर में नज़म का नाम, उन्वान और शायर का नाम। इस बात पे आपने ख्याल रखना है कि नज़म का नाम नहीं लिखना, आपने लिखना नज़म का उन्वान। ठीक है, उसके बाद आपने मफहूम लिखा। मफहूम लिखने के बाद अब आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ पर पूरा एक यहाँ पर लाइन के अंदर यहाँ पर बता दिया गया यहाँ पर जो आपकी तशरीह हुई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपने एक इजाफी शेर लिखा, एक या दो आप लोग लिख सकते हैं, दो से ज़्यादा ना लिखिएगा क्योंकि हमने टाइम को भी बचाना है। उसके बाद अगला शेर, उसके बाद हवाले शेर। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने हवाला शेर एक मरतबा नहीं देना, आपने बार बार हर शेर के अंदर देते जाना है। ठीक है, उसके बाद दोबारा एक इजाफी शेर लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइटिंग एक बहुत खूबसूरत राइटिंग है, जिनकी भी ये राइटिंग है। ठीक है, तो आपने भी अपनी राइटिंग खूबसूरत करनी है। ठीक है, अब ये आप कहेंगे कि भैया टाइम तो है नहीं खूबसूरत करने के लिए, तो फिर क्या करें? तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग सिर्फ राइटिंग को नीट करें। ठीक है, पढ़ने में आसानी हो। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर हिस्सा गजल आ गया। हिस्सा गजल में शेर लिखा, हवाला शेर लिखा। हवाले शेर में यहाँ पर एक नई चीज ऐड होगी जो कि सिनफे अदब। अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा हो तो यहाँ पर सिनफे अदब में यहाँ पर आपने गजल को लिखना है, उसके बाद शायर का नाम लिखना है और बाद में माखज आप लोग लिखेंगे तो अच्छी बात है, ताकि जो चेकर उसको पता हो कि यार इसको बच्चे को आता है। ठीक है, इसको पता है कि कहाँ से लिया गया है ये, तो आप लोग लिखते हैं, अच्छी बात है। मफहूम लिखा, मफहूम के बाद तशरीह लिखी। तशरीह लिखने के बाद कोई इंपॉर्टेंट वर्ड होता है ना तो उसको अपने मार्कर के साथ हाईलाइट कर देना होता है, ताकि हम सारा ना एग्जामिनर को पढ़ना पड़े, वो सिर्फ वो पॉइंट पढ़े जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दोबारा शेर मैं थोड़ा सा जल्दी आगे करता हूँ। अब यहाँ पर हिस्सा दोम आ गया, जिसमें हमारे पास क्या है, इक्तबास की तशरीह। ठीक है, हवा जिसको हम इक्तबास बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर हवाला इक्तबास में अब आपने पूरा नहीं लिखना स्टार्ट कर देना है। पैराग्राफ आपने 2-3 वर्ड्स लिखने हैं, उसके बाद आपने डॉटेड लाइंस लगानी है, उसके बाद आपने एंडिंग के वर्ड्स लिखकर आगे स्टार्ट कर देना है। फिर खते कशीदा अल्फाज के मायने लिखने हैं आप लोगों ने, वो आप लोग दरमियान में लाइन लगाकर लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, साथ नंबरिंग कर दें तो और बेहतर हो जाएगा। इसके बाद आपने तशरीह देनी है। तशरीह से पहले आप लोगों ने एक चीज़ ऐड करनी है जो कि यहाँ पर ऐड नहीं है, वो है सियाको सबाक। सियाको सबाक होता क्या है कि पूरे चैप्टर का छोटा सा ब्रीफ सा 4 to 5 लाइन्स का इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, आपने वो लाजमी देना है क्योंकि अब बच्चे कहेंगे कि पूछा तो जाता नहीं है। ठीक है, बहुत से टीचर्स भी ऐसे कहते हैं कि जो चीज़ पूछी नहीं क्यों बताएं, तो बताने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 3-4 लाइनें लिखेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने तशरीह लिख देनी। कोशिश करने के सियाको सबाक तशरीह से हमेशा बहुत छोटा हो। अगर तशरीह फॉर एग्जाम्पल 3 पेजों की है, ठीक है, तो या 3 लाइनों की है तो सियाको सबाक 1 लाइन का होना चाहिए। ठीक है, तो 1/3 वाला आपने हिसाब रखना है यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास सवाल जवाब आ जाते हैं, मुख्तलिफ सवालात के जवाब। अब आपने क्या करना है, अब आपने पूरा सवाल नहीं लिखना, आपने सिर्फ हेडिंग देनी है, पार्ट नंबर की हेडिंग देनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने कौन सी हेडिंग कौन सा सवाल है आपने वो दे देना है, और आपने उसके बाद अपना आंसर स्टार्ट कर देना। कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और साथ ही आपके मार्कर के साथ बोल्ड करके लिख दीजिएगा। उसके बाद दोबारा अगला सवाल, उसकी हेडिंग फिर इस तरह करते जाना है आप लोगों ने। उसके बाद अगला जो आपके पास जवाब क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, वो है खुलासा, सबक का खुलासा। अब आप इसमें हवाले मतन दीजिएगा, सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम। ठीक है, आपने सबक का उन्वान देना है वर्ड।
ठीक है। उसके बाद आपने अब देखिए यहाँ पे खुलासा है ना, अब इसमें कोई ना कोई ऐसा वर्ड होना चाहिए था जो कि मार्कर के साथ लिखा जाता, ठीक है। और हर खुलासे में ऐसा होता है या हर सबक में ऐसा होता है, तो आप वो देंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को चेक करते हैं वक्त। अब ये बहुत ज़्यादा फीका सा लग रहा है, ठीक है, अगर मैं ओड वर्डिंग में बोलूँ तो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अब एंड पर, खुलासा के एंड पर आपने जो आपका माखिज होता है वो आपने खुलासा के एंड पर देना है कि किस चैप्टर में, किस किताब में से ये चैप्टर लिया गया है। उसके बाद अब खुलासा है यहाँ पर नज़म का, ठीक है। अब यहाँ पर नज़म का मरकजी ख्याल भी लिख सकते हैं, खुलासा भी लिख सकते हैं। दोनों में फ़र्क क्या होता है? खुलासा होता है आपका कि आपने नज़म को पढ़ा, ठीक है, आपको क्या समझ आई, ठीक है। खुलासा थोड़ा सा लेंथी भी होता है। मरकजी ख्याल क्या होता है? हर शेर के अंदर शायर ने क्या बोला है, ठीक है। अगर 5 से 6 इशारे हैं तो आपकी जो खुलासा होगा वो सिर्फ 5 से 6 लाइन्स का ही होगा, ठीक है। आपने हर लाइन को ब्रीफली बता देना, लेकिन खुलासे में आप थोड़ा सा ब्रॉड करते हो उसको, लेकिन ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं करना आप लोगों ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आपका सवाल नंबर 7 आ गया, जो कि आपका ख़त या दरख्वास्त में चॉइस, आप लोग ख़त भी कर सकते हैं, दरख्वास्त भी कर सकते हैं। दोनों 10 मार्क्स के होते हैं। इसमें 5 मार्क्स आपके पेपर पैटर्न के होते हैं और 5 नंबर आपकी बॉडी के होते हैं। तो आप अगर पेपर पैटर्न अच्छे तरीके से लिखोगे तो आपको 5 नंबर तो एग्जैक्टली मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। इसके बाद आपका लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेंथ आपकी 1 to 1.5 पेज होनी चाहिए आपकी खत की या दरख्वास्त, दोनों में से किसी की भी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहानी या मुकालमा। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप लोग यहाँ पर कहानी कीजिएगा, क्योंकि कहानी करना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन आपको मुकालमे की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर कहानी ऐसी आ जाती है जिसको आपको याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, नतीजा नहीं आता, तो आप लोग मुकालमा लिख सको। इसके बाद कहानी के अंदर भी आप लोगों ने उन्वान वगैरह लिख देना है। उसके बाद एंड पर नतीजा लाजमी लिखना है, क्योंकि नतीजे के आपको 1 नंबर मिलता है, ठीक है, पूरी कहानी के अंदर से। तो आप लोगों ने नतीजा लिखना है और अच्छे तरीके से ऑथेंटिक लिखना है आप लोगों ने। इसके बाद आखिरी सवाल जो आपका है, जवाब नंबर 9, वो है आपकी जुमलों की तकमील या जो आपके ज़रबुल मिसाल होते हैं। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग ज़रबुल मिसाल कीजिएगा, क्योंकि वो याद करने में आसान होते हैं और थोड़े से इंटरेस्टिंग भी होते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से बच्चे याद कर लेते होते हैं। तो आप लोग वो यहाँ पर कर सकते हैं। उसका जो तरीका है वो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। सो अब मैं दोबारा लेकर चलता हूँ आप लोगों को मेन उस पर। यहाँ पर अब आपको उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि अगर आप लोगों ने सिंपलिसिटी के साथ लेकर चलना है अपना पेपर प्रेजेंटेशन को, तो वो भी नामुमकिन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको मेरी तरह या बहुत से बच्चों की तरह डेकोरेशन करनी नहीं आती तो इसका मतलब है आप बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं ले सकते। ये वो बच्चे हैं जो कि बोर्ड के टॉपर्स हैं। सो आप लोग भी आसानी से ये काम कर सकते हैं और अपने आसानी से अपने पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं अपने उर्दू के पेपर में। उर्दू में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी राइटिंग स्पीड और टाइम मैनेजमेंट, कि आप लोगों ने अपनी राइटिंग स्पीड को कैसे बेहतर करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे आप लोगों ने करनी है। अगर आप लोग ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आने वाली वीडियोस इन्हीं 2 टॉपिक्स पर बनाऊंगा। अब अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों को अगर ये वाली प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप लोग मेरे वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और बाकी सिंपल से है ftpresentation.com, वहाँ पर मैं इन तस्वीर को वहाँ पर PDF की शक्ल में आप लोगों को दे दूँगा। आप लोग वहाँ पर आराम से बैठकर इसको टैली कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफिज़।